Hello, my shining stars. How are we doing? Good. Okay, I love to hear that. सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, पढ़ाई, तबीयत का ध्यान. Yes, I'm very proud of you guys. You know that. So, अभी तक हमने कवर कर लिया है सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. आज हम फोकस करेंगे ऑन कम्युनिकेशन. तो जल्दी से नोटबुक्स निकाल लो, आज की डेट डाल लो एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है. तो डेफिनेशन पढ़ो और साथ साथ में जस्ट लाइक अंडरस्टैंड इट विथ मी. कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जिसमें लोग आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, व्यूज एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके. तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके या कोऑर्डिनेशन आ सके. या होता है ना जैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स का तालमेल बैठ सके, एक गुड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो सके. तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस जो बिगिन होता है सेंडर से और एंड होता है जब फीडबैक आता है फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं सेंडर हूं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं, आप मेरे को फीडबैक दोगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है कि नहीं. तो क्योंकि आप रिसीवर हो, तो सेंडर रिसीवर को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही है एंड दिस विल एंड विथ यू गिविंग मी फीडबैक कि क्या मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूं या कहां पे मैं इंप्रूव कर सकती हूं. एंड कम्युनिकेशन के लिए अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व. तो मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर. ज्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं. सो कम्युनिकेशन फॉलोज अ प्रोसेस. एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पूरा मैसेज कन्वे होता है या कम्युनिकेशन होती है. तो वो प्रोसेस समझते हैं. लेट्स से 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अमर एंड अकबर. ओके, और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं. तो ये आपकी क्लास 12th B में पढ़ते हैं और अमर ने एंथनी और रिया को हाथ पकड़े हुए देखा. ये उसकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो अमर हो गया हमारा सेंडर. उसने कुछ देखा और उसने कहा कि ये एक मैसेज है, ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं जाके अपने दोस्त अकबर को बताऊंगा, क्योंकि ये तो बढ़िया गॉसिप है ना. तो अमर ने ये देखा, तो यहां से उसने डिसाइड किया कि मैं एक कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं. अमर हो गया सेंडर. ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैंने रिया और एंथनी को हाथ पकड़े हुए देखा है, ये हो गया मैसेज. अब उसे जाके ये अपने दोस्त अकबर को बताना है. तो वो या तो इशारों में बताएगा कि ये देख क्या चल रहा है, या फिर उसे जाके बताएगा कि लैंग्वेज में, वर्ड्स में बताएगा कि ये चल रहा है. तो वो चीज जिसमें आप लैंग्वेज के थ्रू किसी को कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहते हैं इनकोडिंग. ठीक है, तो उसने जाके वर्ड्स में ये बताना, ये लैंग्वेज के द्वारा बताना सही समझा कि एंथनी और रिया डेट कर रहे हैं. अब वो जाके या तो इन पर्सन बताएगा कि भाई देखिए क्या चल रहा है, या तो टेक्स्ट करेगा या कॉल करेगा या वीडियो कॉल करेगा या चिट्ठी लिख के बताएगा कि ये चल रहा है. तो वो हो गया मीडिया, कि जिस मीडियम के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो है मीडिया. फिर हम आ गए अकबर पे. अकबर है हमारा रिसीवर जो ये इंफॉर्मेशन सुनेगा. अब वो डिकोड करेगा ये इंफॉर्मेशन. तो बहुत बार होता है ना, कम्युनिकेशन लैग आ जाता है कि लेट्स से अमर ने ये टेक्स्ट किया अकबर को कि मैंने रिया और एंथनी को हाथ पकड़े हुए देखा. अब हो सकता है रिसीवर की डिकोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या वो पूरा प्रोसेस जिसमें वो समझना चाह रहा है उसे कहते हैं डिकोडिंग. इनकोडिंग होता है जब आपका जो सेंडर है
वो ये मैसेज रिले कर रहा है, मतलब देना चाह रहा है, उसे कहते हैं इनकोडिंग। और जब रिसीवर ये इंफॉर्मेशन लेगा और प्रोसेस करेगा, उसे कहते हैं डिकोडिंग। फिर वो इस बारे में फीडबैक देगा कि हाँ भाई ये तो मैंने भी देखा था, या हाँ हाँ तो ठीक कह रहा है, वो शायद डेट कर रहे हैं, तो वो हुआ फीडबैक। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो स्टार्ट हुआ सेंडर पे। सेंडर है अमर। अमर ने मैसेज दिया कि रिया और एंथनी हाथ पकड़े हुए थे। उसने ये मैसेज वर्ड्स में दिया इनकोड करके कि भाई देख ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उसने ये बताया इन पर्सन, तो वो मीडिया है, फेस टू फेस बताया। रिसीवर अकबर के पास ये इंफॉर्मेशन आई, उसने डिकोड करी, मतलब उसने प्रोसेस करी इंफॉर्मेशन, सुनी, प्रोसेस करी, वो डिकोडिंग हो गया, और फीडबैक दिया कि हाँ ये तो मैंने भी देखा था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, ये साइड पे एक अलग से एलिमेंट दिख रहा है, नॉइज। ये क्या होता है? मोर देन एन एलिमेंट, दिस इज अ बैरियर। तो नॉइज इसी एग्जाम्पल का पार्ट बनाते हैं। लेट्स से अमर और अकबर का एक क्लासमेट है चंदू, जो बार बार उनकी कॉन्वर्जेशन के बीच में आ रहा है और बोल रहा है मेरे को भी बताओ, मेरे को भी बताओ क्या चल रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा हिंड्रेंस कॉज कर रहा है टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अमर और अकबर अपने बीच में रखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, पर ये बार बार पूछ रहा है, ये इंटरप्ट कर रहा है उनका पूरा कम्युनिकेशन, तो एक हिंड्रेंस है। तो इस चीज को कहते हैं, इस एलिमेंट को कहते हैं नॉइज। ये हिंड्रेंस कॉज करता है टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो to remember the communication process, and now we'll be discussing ये सारे elements individually. So ये सारे elements वही हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं ये भी। तो पहला है सेंडर। सेंडर वो इंसान है जो मैसेज कन्वे कर रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब चालू होता है, वैसे ही चालू हो जाता है जैसे ही सेंडर के दिमाग में आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे आगे पास ऑन करना है। मैसेज वो कंटेंट है, वो क्रक्स है आइडिया का, कि सेंडर जो आगे रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है उसका जो कंटेंट है उसे कहते हैं मैसेज। थर्ड, इनकोडिंग। तो जो रिसीवर है वो ऑब्वियसली सेंडर का दिमाग तो नहीं पढ़ सकता है, तो सेंडर को मेक श्योर करना है कि वो अपना आइडिया एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करें और कम्युनिकेट करें उसे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स भी हो सकता है, जैसे जेस्चर करना। जेस्चर्स में क्या आता है? आंख मारना, ऐसे कुछ जेस्चर करना, कुछ बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलना, या फिर पिक्चर्स भेजना। इस पूरी चीज को कहते हैं इनकोडिंग। फिर मीडिया। मीडिया वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब किस चीज के द्वारा आप ये मैसेज भेजना चाहोगे किसी को, उस चीज को कहते हैं मीडिया। जैसे कुछ कुछ कॉमन है, फोन है, लेटर है, इंटरनेट है, या जाके फेस टू फेस बोलना चाहते हो, जो माध्यम आप यूज कर रहे हो टू कन्वे द मैसेज, उसे कहते हैं मीडिया। फिर जब रिसीवर मैसेज सुनता है, अपने दिमाग में उसे प्रोसेस करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है मैसेज, उसे कहते हैं डिकोडिंग। फिर रिसीवर वो इंसान है जो मैसेज सुन रहा है, कोशिश कर रहा है अंडरस्टैंड करने की ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके, तो वो बंदा हुआ रिसीवर। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अमर हमारा सेंडर था और अकबर हमारा रिसीवर था। फीडबैक होता है कि जब रिसीवर मैसेज सुन लेता है और उसके बाद रिस्पॉन्ड कर देता है उस आइडिया को या मैसेज को, तो उसे फीडबैक कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस सिर्फ तब खत्म होता है जब वो रिस्पॉन्स सेंडर को मिल जाता है। तो जब रिसीवर ने सेंडर को अपना रिस्पॉन्स भेज दिया, फीडबैक भेज दिया, तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होता है। और लास्ट, नॉइज, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ऑब्स्ट्रक्शन है या हिंड्रेंस है टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये नॉइज कहीं कोई भी कॉज कर सकता है, सेंडर भी कॉज कर सकता है, मैसेज भी नॉइज कॉज कर सकता है, और रिसीवर भी नॉइज कॉज कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? पुअर टेलीफोन कनेक्शन है, या फिर जो रिसीवर है वो बात ही नहीं सुन रहा, बहुत इनअटेंटिव है। देयर इज एन इशू इन डिकोडिंग द मैसेज, मतलब थोड़ा जो रिसीवर है वो थोड़ा गलत मीनिंग अटैच कर रहा है टू द मैसेज। ऐसे कभी कभी होता है ना, आप कोई मैसेज भेज रहे हो
और जो इंसान उस मैसेज को रिस्पॉन्ड कर रहा है उन्हें गलत समझ लिया, मिसकम्युनिकेशन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये सब थोड़े एग्जाम्पल्स हैं और सारे एग्जाम्पल्स भी इधर लिखे हैं, पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो, डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन ये समझ लो कि हो गया जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड टेक प्लेस करती है। इसमें मोस्टली ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑफ टास्क्स है, या फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, जिसमें लोग मोस्टली सोशलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली उस तरीके की कम्युनिकेशन होती है जो ऑफिशियल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो व्यूज और मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं या वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है जो ऑफिशियल मैटर्स के रिगार्डिंग होती है, जैसे कि क्या किसके टास्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, किसके क्या टारगेट्स हैं, कौन अपना काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटन में होता है, जैसे कि हो गया नोटिस या फिर लेटर्स या फिर ईमेल या मेमो या डॉक्यूमेंट। इस तरीके की कम्युनिकेशन में मोस्टली वर्बल या ओरल चैनल्स, मतलब वर्ड ऑफ माउथ मोस्टली अवॉइड किया जाता है। क्या वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिकेशन होती है? हाँ, पर क्योंकि चीजें इन प्लेस होनी चाहिए और हर चीज का मोस्टली प्रूफ होना चाहिए कि सब एक दूसरे को दिखा सके कि भाई आपने ये बोला था, आपने ये जॉब असाइन करी थी मेरे को, आपने मेरे को इतना अमाउंट ऑफ सैलरी प्रॉमिस करी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोस्ट चीजें इसलिए रिटन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन 4 तरीके की होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जब सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अब द सक्सेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? वो इस पे डिपेंड करती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेजर की कैसी हैं, वो कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर पा रहे हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, जब सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर से बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हो, या अपने ग्रीवेंसेस, अपने दुख बताना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके सुपीरियर्स उनके लिए सिचुएशन बेटर करने के लिए क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है इसकी आजकल बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट्स उन्हें इंक्लूड किया जाए इन डिसीजन मेकिंग, ताकि उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर हो पाए। फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है कि जब दो लोग जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर से डायरेक्टली बात कर सकता है, जो वीपी ऑफ मार्केटिंग है वो सेल्स के वीपी से डायरेक्टली बात कर सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। फिर लास्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसमें अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी पे लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं वो भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेट्स से एक सेल्समैन है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में थोड़ा नीचे हैं, पर उन्हें प्रोडक्शन मैनेजर से बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यह है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला तो और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली लोकेट हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि किसने किससे बात करी है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बताना कि किसने किससे बात करी है, कहां से ये इंफॉर्मेशन सोर्स हुई है, निकल के आई है, ये बताना इजी है। दूसरा सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑर्डरली फ्लो है, एक चेन फॉलो होनी होती है कि ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, मतलब एक पूरी चेन होती है, एक पूरा एक पैटर्न होता है कि कौन किससे बात कर सकता है। तो एक सिस्टमैटिकली बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और तीसरा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है, क्योंकि अगेन फर्स्ट पॉइंट पे वापस आ गए, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली लोकेटेड है।
तो फालतू की गॉसिप नहीं स्प्रेड होगी, क्योंकि हमें पता होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है और कहाँ तक जाएगी। अच्छा, फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो है कि इंफॉर्मेशन पास ऑफ होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो डिलेड हो सकती है डिसीजन मेकिंग। जैसे हमने पहले चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन थ्रू स्केलार चेंज आती है, मतलब एक पैटर्न फॉलो करती है, एक नंबर ऑफ पीपल के थ्रू इसे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलेड हो सकती है इंफॉर्मेशन पास करना या डिसीजन मेकिंग। और दूसरा, इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन पास्ड हमें वो इम्पर्सनल हो सकती है। इम्पर्सनल मतलब कभी कभी पता नहीं चलता कि द पर्सन कम्युनिकेटिंग उनकी टोन क्या है, तो इसलिए थोड़ी इम्पर्सनल है, इसमें ह्यूमन टच थोड़ा सा लूज हो सकता है। अच्छा, कॉमन नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी किस किस तरीके में इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है या फिर बांटी जा सकती है। तो पहला तो है व्हील। जैसे इसमें जो ए है ना, उसे आप लीडर समझ लो, मतलब सुपीरियर समझ लो। तो ए ने मीटिंग इकट्ठा बुलाई और ऐसे जैसे होता है ग्रुप हर्डल्स फॉर्म नहीं होते, तो ऐसे एक व्हील सा बनाया और सबको इंफॉर्मेशन बांट दी एक ही साथ। ठीक है, इसमें ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं बी सी डी ई, उनका ए के साथ तो कांटेक्ट है, ए की तो वो बात सुन रहे हैं या फिर ए के साथ तो उनका कम्युनिकेशन है, पर एक दूसरे के बीच उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है। सेकंड, चेन। इसमें एक चेन या एक लाइन फॉलो होती है। इसमें ए जो सुपीरियर है उसने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया। तो ये एक चेन या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ऊपर से नीचे तक, या फिर नीचे से ऊपर भी हो सकता है, पर उसी ऑर्डर में इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसमें। फिर थर्ड है सर्क्यूलर। सर्क्यूलर में हर इंसान जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो दो और लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन सारी फॉर्मल इंफॉर्मेशन ही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर्मल इंफॉर्मेशन ही है, वही इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, पर हर इंसान इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पासिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बनाया जाता है। जैसे इसमें आप देखो, ए की कम्युनिकेशन बी एंड ई के साथ है, ई की ए एंड डी के साथ है, डी की सी और ई के साथ है। ऐसी हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की दो और लोगों के साथ कनेक्शन है टू गिव आउट इंफॉर्मेशन। अब फ्री फ्लो का डायग्राम देखो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वही इसमें फ्री फ्लो है, हर इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। ये सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। हाँ, अभी भी इसमें काम की बातें ही हो रही है, यहाँ पे भी गॉसिप नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ फॉर्मल चीजों के बारे में बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कल हॉलीडे अनाउंस हो गई है, तो सब एक दूसरे को ये बता सकते हैं कि छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। तो ये फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है इसमें। लास्ट है इन्वर्टेड वी। इसमें एक इंसान अपने सुपीरियर से बात कर सकता है और उनके सुपीरियर से भी बात कर सकता है। तो इसमें मतलब आप अपने दो लेवल ऑफ सुपीरियर्स से बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स जब सेकेंड लेवल ऑफ सुपीरियर से जितनी बात कर सकते हो वो थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू अपने डायरेक्ट सुपीरियर, पर हाँ, हर इंडिविजुअल अपने दो सुपीरियर तक के लेवल तक लोगों से बात कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो, सबसे नीचे लेवल पे हैं सी एंड डी, तो सी बी से भी बात कर सकता है बट ए से भी बात कर सकता है क्योंकि वो उससे दो लेवल ऊपर है। नेक्स्ट हम आ गए हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी इंसान किसी भी इंसान से किसी भी बारे में बात कर सकता है। इसमें कोई भी किसी की भी ऑफिशियल अटैचमेंट नहीं होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन और पाथ नहीं होता है इंफॉर्मेशन का या कम्युनिकेशन का। और इसमें कॉन्वर्जेशन मोस्टली फ्रेंडली होती है, सोशल कॉन्वर्जेशन होती है, पर्सनल कॉन्वर्जेशन होती है और बहुत ही इनफॉर्मल तरीके में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होती है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन मेथड में फैलती है। अगर आपने कभी भी ग्रेप वाइन देखी हो तो उसकी ब्रांचेस मतलब डालियां हर डायरेक्शन में फैलती हैं, कोई डेजिग्नेटेड डायरेक्शन नहीं होती, कोई ऐसे एक डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में फैलती हैं। तो वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी किसी डायरेक्शन में भी कुछ भी बात
हो सकती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कॉमन नेटवर्क्स क्या क्या हैं? पहला तो है गॉसिप। तो गॉसिप पैटर्न में आप इधर इमेज देखो, उसमें एक इंसान बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। तो एक इंसान ने ऐसे बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी, तो ऐसे गॉसिप स्प्रेड हो गई, बहुत सारे लोगों को कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई है। सेकंड आता है क्लस्टर्स। क्लस्टर्स में मोस्टली ये होता है जैसे लोग अपने दो दो इंपॉर्टेंट लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ए ने बोला कि बीएनसी यू आर माय बेस्टीज, तो उसने बीएनसी को खुसफुस करके इंफॉर्मेशन दे दी। पर फिर बीएनसी की तो और भी बेस्टीज है ना, तो बी ने आगे जाके अपने बेस्टीज को बता दिया, सी ने आगे जाके अपने बेस्टीज को बता दिया। ऐसे हर इंसान थोड़े थोड़े लोगों को बताता है, बट उस वजह से बहुत वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों में स्प्रेड हो जाती है। तो ये हैं क्लस्टर्स। फिर थर्ड है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में हर एक इंडिविजुअल एक और इंसान को वो इंफॉर्मेशन देता है। अब आई नो दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू चेन, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में है। बस चेन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में है और सिंगल स्ट्रैंड जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में है, इसमें डिफरेंस ये है कि जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या काम की बातें चलती हैं। सिंगल स्ट्रैंड में एक तो कोई ऑर्डर नहीं होता कि किसी इंसान को किसी स्पेसिफिक इंसान से ही बात करनी है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो काम की नहीं है, वो मतलब ऐसे कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, इनफॉर्मल फ्रेंडली इंफॉर्मेशन है। लास्ट और फोर्थ है प्रोबेबिलिटी। इसमें वही कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कुछ भी बताते रहता है, एकदम बिल्कुल मतलब कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है, कोई भी किसी को भी कुछ भी बता रहा है, तो ऐसे बहुत ही रैंडमाइज्ड है ये। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एम्प्लॉयज को फ्रेंडली और सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, टू गेट अक्वेंटेड विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से, इन अ फ्रेंडली वे। दूसरा, फास्ट ट्रैवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तीसरा, जो मैटर्स ऑफिशियल मीन से नहीं ट्रैवल कर पाते, ऑफिशियल चैनल से नहीं ट्रैवल कर पाते टू एम्प्लॉयज, वो सब ट्रैवल कर पाते हैं थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स। एंड इसमें चैनल्स अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिए जा सकती है, इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करी जा सकती है। पर दूसरे साइड पे डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड है वो बहुत ही हैफजार्ड या फिर बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो ही जाती है। बहुत बार रूमर स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी किसी से कुछ भी बात कर सकता है, तो रूमर स्प्रेड हो सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती है, तो कभी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं चलता है कि कौन क्या बोल रहा है और कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो पढ़ लिया है, ये उसके डिफरेंसेस हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। जो डिस्कस किया वही है, बट इन लाइक डिफरेंस का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, क्विज में पूछूंगी। तो अब हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। थैंक गॉड, काफी लंबा चैप्टर था ये, आई नो, बट आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज फॉर स्टिकिंग इट आउट टिल हियर। बस थोड़ा सा ही बचा है, प्रॉमिस। सो बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब है रुकावट, बैरियर का मतलब है अड़चने। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं कि जब सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर को सेम तरीके में नहीं मिला है, सेम तरीके से रिसीवर ने उसे इंटरप्रेट नहीं किया है, तो ये काफी बार मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज कर सकता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जैसे कि आपने किसी को टेक्स्ट किया, कुछ कभी कभी होता है ना, हमने किसी को कुछ टेक्स्ट किया और उन्हें हमारी टोन डिफरेंट लगी फ्रॉम व्हाट वी हैव टेक्स्टेड। हो सकता है हमने कुछ सीरियसली टेक्स्ट किया और उन्हें लगे वो हमने मजाक किया है, या हो सकता है हमने कुछ मजाक में भेजा हो, उन्हें लगे वो चीज सीरियस है। तो यही होते हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी लाइक मिस इंटरप्रिटेशन कॉज या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज कर सकते हैं। तो बैरियर्स 4 कैटेगरी के होते हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। ये चारों अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ भी आएगा फिर आप उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में पुट कर पाओगे, एज लॉन्ग एज आप ये चारों अच्छे से समझो। तो अब ये सब डिस्कस करते हैं। सो बिफोर वी गो इनटू इन सब की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं कि ये 4 कैटेगरीज ऑफ बैरियर्स होते क्या हैं।
तो पहला तो है सिमेंटिक बैरियर्स. सिमेंटिक बैरियर्स आर रिलेटेड टू इनकोडिंग एंड डीकोडिंग में कोई फॉल्टीनेस. मतलब सेंडर ने कुछ बोला, रिसीवर ने कुछ समझा, तो जो वहां पे मिसमैच है सेंडर की बोलने या सेंडर के मैसेज भेजने और रिसीवर के मैसेज रिसीव करने में, उसे कहते हैं सिमेंटिक बैरियर. दूसरा कैटेगरी ऑफ बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर रिलेट होता है टू स्टेट ऑफ माइंड. जैसे आप बहुत खुश हो किसी दिन, या आप किसी दिन आप बहुत दुखी हो, तो आप कॉन्स्टेंटली उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो. जैसे आप दुखी हो, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मा से गुस्सा हो या आपकी अपनी मम्मी से लड़ाई हुई है और कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में यही चलते जा रहा है, तो उससे आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम एक अच्छे प्लेस में नहीं है, जिस वजह से कभी कभी आप कुछ आपका कुछ बैरियर आ जाएगा इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है साइकोलॉजिकल बैरियर्स. तीसरा है organizational barriers which are mostly related to rules and regulations of an organization, जब वो barrier cause करते हैं in the communication process. और चौथा है personal barriers that relates to जो लोग communicate कर रहे हैं उनकी personal relationship कैसी है. Let's say उन दोनों की personal relationship अच्छी नहीं है, तो अगर उनकी पर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो वो बहुत बार एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे. सो दिस विल कॉज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन. तो इसे कहते हैं पर्सनल बैरियर. अब ये हम सारे अच्छे से समझेंगे. सो फर्स्ट है हमारा सिमेंटिक बैरियर. जैसे कि अभी हमने बोला था, किस चीज से रिलेटेड है, बोलो बोलो. रिलेटेड टू इनकोडिंग एंड डीकोडिंग द मैसेज. इसका मतलब है कि बहुत बार सेम वर्ड्स और सेंटेंसेस डिफरेंटली अंडरस्टूड होते हैं बाय डिफरेंट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने तो कुछ बोला पर आपने कुछ और समझ लिया. तो ये जो डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग है ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज, ये कॉज करता है सिमेंटिक बैरियर. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला चेक. लेट्स से मैंने आपको बोला चेक. चेक आप कैसे स्पेल करोगे? CHEQUE. चेक मतलब बिल, या फिर जो चेक होता है बैंक चेक वो, या चेक मतलब टिक मार्क CHECK. अब मैंने चेक बोला, आपने क्या समझा वो डिफरेंट हो सकता है, राइट? हो सकता है मैंने CHEQUE बोला हो और आपने CHECK समझ लिया हो. तो यहां पे क्या हुआ, इनकोडिंग और डीकोडिंग में जो मैंने बोला वर्सेस जो आपने समझा उसमें डिफरेंस आ गया. तो ये है सिमेंटिक बैरियर. या मैंने बोला ऐसे किया मैंने, इसका मतलब हाँ है या ना है, या मैं सोच रही हूं क्या है ये. मैंने क्या किया एक्सप्रेशन और आपने क्या समझा एक्सप्रेशन, उसमें फर्क हो सकता है. तो ये क्या है, सिमेंटिक बैरियर. सो कॉजेज ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. बैडली एक्सप्रेस मैसेज तब होता है जब शायद लैक ऑफ वोकैबुलरी की वजह से, या फिर कभी कभी लोग गलत वर्ड्स यूज कर देते हैं, या कुछ कुछ वर्ड्स खा जाते हैं, पूरे सेंटेंस में बोलते ही नहीं. तो इस वजह से जो इंसान सुन रहा है, जो ऑन द रिसीविंग एंड है, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला गया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? मैंने आपको सेंटेंस दिया, आई एम गोइंग देयर टू मीट हर. इसका मतलब हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, मैं उधर जा रही हूं उससे मिलने. कहां जा रही हूं, किससे मिलने जा रही हूं, कुछ नहीं पता ना. तो ये एक बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, क्योंकि जो मैंने बोला वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस तो बताए ही नहीं, डिटेल्स तो आपको बताए ही नहीं. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आप में से किसी ने फ्रेंड्स देखा है, तो आई नो ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, बट एक सुन लो. तो अगर आपने फ्रेंड्स देखा है, तो जोई एक बार एक शो परफॉर्म करता है और उसका रिटन रिव्यू आता है दैट जोई ट्रिबियानी वाज अबिस्मल इन द शो. अबिस्मल का एक्चुअल अबिस्मल वर्ड है ABYSMAL. वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, फिर से सुन लो, ABYSMAL, अबिस्मल. अबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बकवास, बहुत वाहियात. और जोई को लगता है क्योंकि उसकी वोकैबुलरी मिसिंग है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, उसे लगता है अबिस्मल का मतलब है बहुत अच्छा. तो
रिव्यू में लिखा होता है कि जोई ट्रिबियानी ने बहुत गंदा वाहियात परफॉर्मेंस दी, और उसे लगता है कि रिव्यू में लिखा है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकैबुलरी उसे मैसेज गलत समझ में आता है। तो ये एक बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है जिसमें ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स जैसे लैक ऑफ वोकैबुलरी, गलत वर्ड्स यूज करने की वजह से, वर्ड्स खाने की वजह से, डिटेल खाने की वजह से, और ना ढंग से यूज करने की वजह से मैसेज रिसीवर को नहीं समझ में आता। सेकेंड है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो बहुत बार कुछ कुछ वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, कुछ कुछ बार कुछ वर्ड सेम साउंड करते हैं पर उनका अलग मीनिंग होता है। जैसे प्राइस, प्राइज, प्राइस मतलब दाम, मतलब किसी चीज का प्राइस क्या है। प्राइज मतलब अवार्ड। प्रिंसिपल, PLE वाला मतलब जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल PAL वाला मतलब स्कूल प्रिंसिपल। राइट एंड राइट, राइट मतलब राइट डायरेक्शन, राइट मतलब राइट लिखना, सबको बहुत सिमिलर साउंड करते हैं पर डिफरेंट मीनिंग्स हैं। कुछ कुछ सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर देखी है, तो जब वो डीप सी डाइविंग करने जाते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि जब आपको जैसे ओके अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ओके बोलना है कि ये बढ़िया है, तो आप क्या करोगे, थम ऐसे ना, ओके गुड ग्रेट। पर वो उसे बोलती है ये है साइन फॉर गोइंग अप व्हेन डीप सी डाइविंग। तो वही बहुत बार सिंबल्स का अलग अलग मतलब हो सकता है, तो इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है जिसकी वजह से दिस ऑल्सो सर्व्स एज अ सेमेंटिक बैरियर। थर्ड, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। तो बहुत बार होता है स्पेशली जो लोग ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। लेट्स से किसी कंपनी का एक ऑफिस है इन स्पेन और एक ऑफिस है इंडिया में, तो इंडियंस को मोस्ट लोगों को स्पेनिश समझ में नहीं आएगी, उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होगा जो ने हिंदी टू स्पेनिश और स्पेनिश टू हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेट करके समझाएगा। अब अगर जो ट्रांसलेटर है वो बहुत एफिशिएंट नहीं है तो फॉल्टी होगी ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन में कुछ इशू आ जाएगा, पूरे तरीके से मैसेज समझ नहीं पाएंगी दोनों साइड्स, विच ऑल्सो इज अ कॉज फॉर सेमेंटिक बैरियर। चौथा है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। बहुत बार जब हम लोग कुछ सुनते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं चीजें अपने दिमाग में, और कभी कभी हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि अच्छा क्या आपने ये बोला था या ये बोला था, और उस अजम्पशन के बेसिस पे हम डिसीजन बनाते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारा एक्शन हमारी अजम्पशन पे बेस्ड होगा और एक्शन फिर गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी अजम्पशन वर्सेस जो सेंडर ने हमें या फिर जो इंसान हमें बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसने जो बोला है हमारी इंटरप्रिटेशन उससे डिफरेंट हो सकती है। लेट्स से आपके बॉस ने आपको बोला टेक केयर ऑफ द गुड्स, गुड्स का ध्यान रखना, तो हो सकता है इसमें आपके बॉस ने बोला हो कि क्वालिटी का ध्यान रखना, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि क्वालिटी सही हो हमारे सामान की। आपने समझा कि बॉस ने आपको बोला है कि गुड्स सेफ रखना, गुड्स का ध्यान रखना मतलब उनका ख्याल रखना, उन्हें सेफ रखना। तो क्योंकि आपकी अजम्पशन है कि आपको गुड्स को सेफ रखना है, आपको उनका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, आपने पूछा ही नहीं अपने बॉस से कि उनका मतलब क्या था, जिसकी वजह से आपका एक्शन हो सकता है बस ये हो कि आपने गुड्स का ध्यान रख लिया हो, आपने उसकी क्वालिटी पे नहीं फोकस किया हो। तो बहुत बार हमारी अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस की वजह से हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। फिफ्थ है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब है कि बहुत बार जब एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं किसी से हु इज नॉट एन एक्सपर्ट, हु इज इधर जूनियर लेवल एम्प्लॉय, या उन्हें टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो इधर बहुत बार जूनियर लेवल एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को या जिन लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है वो एक्सपर्ट से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एक्सपर्ट्स का मतलब ही नहीं समझ में आता कि जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे आजकल यूएस में इतना ज्यादा चल रहा है टैरिफ्स, क्वोटाज, ये सब। हो सकता है somebody who is not an economic student या जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी या जिन्हें इन वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आ रहा हो, उन्हें बात ही ना समझ में आए। तो जब बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है, सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल लैंग्वेज,
उनके काम करने में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, अड़चन आ सकती है, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सो टेक्निकल जार्गन कैन कॉज सिमेंटिक बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लास्ट और सिक्स्थ है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। तो बहुत बार स्पेशली जब इन पर्सन कॉन्वर्सेशन होती है, सो देयर इज अ लॉट दैट इज अनसेड, वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में हम अनकवर करते हैं। तो अगर किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ये काम कर लोगे, आपने कहा हाँ मैं ये काम बिल्कुल कर लूंगी। हो सकता है आपके लिए इस सिंबल का मतलब है या इस जेस्चर का मतलब है हाँ, और मेरे लिए इसका मतलब है नो। तो क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेट्स से कोई आपके सामने बिल्कुल ऐसे बैठ गया, तो आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गया, आपकी बात ही नहीं सुन रहा, पर हो सकता है वो आपकी बात सुन रहा हो सकता है ये उनका अटेंटिव पोज हो, और आपके लिए इसका मतलब है मैं क्लोज्ड ऑफ हूं, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं बात नहीं करना चाहता। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत बार समझने में हमारी बॉडी लैंग्वेज समटाइम्स इज डिफरेंट फ्रॉम आवर वर्ड्स, तो बहुत ज्यादा से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। और जब फोन पे या रिटन टेक्स्ट में या फिर खत में बात होती है तो बॉडी लैंग्वेज दिखती नहीं है, तो बहुत बार बहुत सारी चीजें अनसेड रह जाती हैं या अनएक्सप्लेन रह जाती हैं या मिस इंटरप्रेटेड रह जाती हैं बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज और लोगों के जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब है हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो। तो अगर उसमें और आपके वर्ड्स में डिफरेंस है तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। हमारे सेकंड टाइप के बैरियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जैसे हमने डिस्कस किया था होते हैं मोस्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी किसके पास कितनी ज़्यादा है, अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इस सब पे डिपेंड करते हैं ये बैरियर्स। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो मतलब क्या है, वो एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर बहुत सारा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन सिर्फ टॉप लेवल के पास ही रह पाएगी, जिसकी वजह से बैरियर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ कि लोअर लेवल जो है वो कितना डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे वो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उनके पास कम इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो है कैन लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ना बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स होते हैं, मतलब कि हायरार्की फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लेवल के थ्रू इंफॉर्मेशन जानी पड़ेगी, और ऐसे ही उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है, रेड टेपिज्म क्रिएट हो जाता है। रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज्यादा हायरार्की कि थ्रू एंड थ्रू लेवल्स चीजें जानी पड़ेंगी फॉर डिसीजन मेकिंग। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिलेड हो सकता है कभी कभी इन टेकिंग एक्शंस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्लो होती है। तो ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। फिर तीसरा है स्टेटस डिफरेंस। तो बहुत बार क्या होता है कि जो हायर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को थोड़ा तुच्छ समझते हैं। उन्हें लगता है कि इन लोअर लेवल एम्प्लॉयज को हमारे जॉब के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। ऑफ कोर्स इन्हें अच्छे से नहीं पता है, तो क्योंकि इन्हें नहीं पता हम इनकी इंफॉर्मेशन ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम इनके सजेशंस ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटस डिफरेंस जब आ जाता है, जब हायर लेवल को लगता है कि हमें लोअर लेवल से सजेशन नहीं लेने, जो और इसकी वजह से लोअर लेवल को डर लगता है टू कम्युनिकेट विद द हायर लेवल एम्प्लॉयज, तो इसमें बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में। लास्ट और फोर्थ है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है कि बहुत बार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इन लोगों के रिलेशनशिप्स, और इंफॉर्मेशन अब वेरियस स्टेजेस के थ्रू पास होती है, तो बहुत बार इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाती है। जैसे लेट्स से लोअर लेवल ने कुछ सजेशंस दिए फॉर अपर लेवल एम्प्लॉयज, तो वो फिल्टर आउट हो जाएगी कि नेगेटिव सजेशंस जो हैं या नेगेटिव रिव्यूज जो हैं वो पास ही नहीं हो पाएंगे, या फिर क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं
तो किस लेवल को क्या बताना है, कितना बताना है, कितनी कम्युनिकेशन होनी है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से ये एज अ बैरियर सर्व कर सकता है। फिर आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स विच रिलेट्स टू स्टेट ऑफ माइंड या फिर हमारे इमोशंस। तो जैसा हम फील कर रहे होते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऑन हाउ वी कम्युनिकेट विद समबडी एंड हाउ वी रिटेन और टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। जैसे अगर आपको किसी से बहुत डर लग रहा है तो आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, या कोई इंसान बहुत गुस्सा है तो वो किसी की बात ढंग से नहीं सुनेगा। तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद समबडी। पहला है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। तो हम लोग, ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई इंसान हमसे बात कर रहा है, उसकी बात बिना सुने, उसकी बात आधी कंप्लीट हुई है, हम अपने दिमाग में अजम्पशंस बना लेते हैं या हम ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लेते हैं कि ये तो हमसे ऐसे ही बात कर रहा है। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड से लड़ाई चल रही है और हो सकता है वो आपको आराम से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, आप बस बोलोगे अपने दिमाग में कि नहीं, ये तो हमेशा मेरे को अटैक ही करता है, ये तो मेरे बारे में गंदा ही सोचता है। तो जब सेंडर का मैसेज कंप्लीट भी नहीं हुआ होता तो कभी कभी रिसीवर क्या करता है, रिसीवर अज्यूम कर लेता है कि यही करेगा सेंडर। तो हो सकता है क्योंकि उसका पर्सनल प्रेजुडिस हो अगेंस्ट द सेंडर, उसे लग रहा हो कि ये इंसान तो हमेशा ऐसे ही करता है तो मुझसे आज भी ऐसे गंदे से ही बात कर रहा है। तो इसे कहते हैं प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, जब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द मैसेज हम अपने दिमाग में कंक्लूजन पे ही आ जाते हैं। फिर दूसरा है लैक ऑफ अटेंशन। तो अच्छा, ऐसा काफी बार होता है ना कि आप कहीं पे फिजिकली तो प्रेजेंट हो पर मेंटली आपका दिमाग कहीं और ही है। जैसे आप क्लास में बैठे हो या किसी मीटिंग में हो पर आप सोच किसी और ही चीज के बारे में रहे हो। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन। जब आप फिजिकली तो कहीं पे प्रेजेंट हो पर मेंटली वहां हो ही नहीं। तो जब ये होगा तो आप चीज ढंग से सुन ही नहीं पाओगे, ना उस पर रिस्पॉन्ड कर पाओगे, ना उसके टुवर्ड्स काम कर पाओगे। तो इसमें जो सेंडर है ऑफ द मैसेज वो काफी डिसअपॉइंटेड होगा कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, विच इज वाई इट इज अ ह्यूज साइकोलॉजिकल बैरियर। देन थर्ड है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। तो बहुत बार स्पेशली जब इंफॉर्मेशन बहुत सारे लेवल्स के थ्रू जाती है तो वो इंफॉर्मेशन या तो फिल्टर आउट हो जाती है या फिर ढंग से किसी तक पहुंच नहीं पाती। स्पेशली जब ये इंफॉर्मेशन ओरली ट्रांसमिट हो रही है, मतलब एक इंसान दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन या तो मिस हो जाती है या जो लोग इस प्रोसेस का पार्ट है वो कुछ भूल जाते हैं, कुछ डिटेल्स, या पूरी इंफॉर्मेशन फाइनल इंसान तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये काफी बड़ा बैरियर सर्व कर सकता है क्योंकि तब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो मैसेज सेंडर भेजना चाहता है टू द फाइनल रिसीवर वो पहुंच नहीं पाएगा। फोर्थ है डिस्ट्रस्ट। तो अगर जो सेंडर ऑफ मैसेज है एंड रिसीवर ऑफ मैसेज है, अगर वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते ही नहीं है, वो मानते हैं कि दूसरा इंसान बेकार है या फिर बेकार इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है या ठीक से नहीं बता रहा उन्हें, अगर उन दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस ढंग से हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो एक दूसरे, अगर वो बात कर भी लेंगे तो वो एक दूसरे की बात मानेंगे ही नहीं। तो ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी बाधा बन जाए, मतलब बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और लास्ट है पर्सनल बैरियर्स। तो ये पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रिसीवर और सेंडर के पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं कि बहुत बार उनके पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ बायस होता है या बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। तो उसका फर्स्ट फैक्टर हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। तो अगर जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रस्ट ही नहीं करता, उसे ये लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स बेकार हैं, बेवकूफ हैं और उनके इनपुट्स किसी भी काम के नहीं है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स के इनपुट्स को कोई भी भाव नहीं देगा। तो इससे सबऑर्डिनेट्स को भी बुरा लगेगा, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर आ सकता है। सेकंड है लैक ऑफ इंसेंटिव। तो अगर सबऑर्डिनेट को या किसी भी इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसेंटिव नहीं होगा, मतलब उनके पास कोई रीजन ही नहीं होगा टू यूज देयर ब्रेन, तो वो क्यों करेंगे। जैसे अगर आप कोई अच्छा सजेशन दो
तो आप चाहोगे ना कि आपको या तो रिकग्निशन मिले या कोई रिवॉर्ड मिले या कुछ फायदा हो उस इनपुट का। तो एग्जैक्टली जैसे इसलिए होते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रोग्राम्स, या कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस दिया जाता है। तो अगर ये सब नहीं होगा, मतलब इंसेंटिव नहीं होगा, तो एम्प्लॉयज अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे। तो अगर लैक ऑफ इंसेंटिव्स होगा तो ये एज अ पर्सनल बैरियर की तरह ये आएगा इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि वो एम्प्लॉयज कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहेंगे। थर्ड, फियर ऑफ अथॉरिटी। तो अगर सबऑर्डिनेट्स को डर लगेगा फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद देयर सुपीरियर्स, और सुपीरियर्स को ये लगेगा कि अगर उन्हें अब कुछ इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स को दी तो उनकी अथॉरिटी लूज हो जाएगी या फिर वो वीक लगेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने, तो दोनों केसेस में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और लास्ट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो अगर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका बस मन नहीं है अपने सुपीरियर से ज्यादा इंटरैक्ट करने का, या उन्हें लगता है कि अगर वो अपने सुपीरियर्स को कुछ बताएंगे तो वो उनके फायदे में नहीं होगा, उनके हित में नहीं होगा, वो नेगेटिवली सर्व करेगा उन्हें, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से ये भी एक बैरियर बनता है टू द प्रोसेस ऑफ गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने ये तो बात कर ली कि हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के बैरियर्स क्या हैं, मतलब क्या चीजें बाधा डालते हैं हमारे प्रोसेस को। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो कैसे किया जाए इम्प्रूव अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बैरियर्स, क्योंकि बैरियर्स ही आते हैं एग्जाम में, पर हम ये भी सुनेंगे, हम ये भी समझेंगे, हम ये भी याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाइफ में भी हेल्प करेगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन कैसे बेटर करें। सो ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, पहली चीज है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। तो इससे पहले आप किसी से कुछ बात करना चालू करो, अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस चालू करो, सबसे पहले सोचो बात करनी क्या है, किस लैंग्वेज में करनी है, कैसी करनी है, रिसीवर कौन है, कि रिसीवर को हमारा मैसेज समझ में आए। ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी बोल दिया, नहीं, पहले क्लियर रखो कि क्या बात करनी है और कैसे करनी है, इससे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा रहेगा। सेकंड है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। तो जो इंसान सेंडर है ऑफ द मैसेज, उसे ये सोचना चाहिए कि जो उनका रिसीवर है उनका स्किल लेवल क्या है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और यही सोच के समझ के कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरी ऑन करना चाहिए। जैसे अगर मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके सबऑर्डिनेट्स का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उन्हें कितनी टेक्निकल जार्गन समझ में आएगी, उन्हें कौन सी लैंग्वेज समझ में आएगी। तो उस हिसाब से उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए कि उनके रिसीवर का क्या स्किल लेवल और क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। तो आपको दूसरों से पूछ लेना चाहिए कि बिफोर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग योर मैसेज, दूसरे लोगों को पार्ट ऑफ योर प्लान बना लो, कि ताकि आप एक कम्युनिकेशन प्लान बना सको। और जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर हो तो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करो इन योर कम्युनिकेशन प्लान, ताकि आप और सारे सबऑर्डिनेट्स से भी अच्छे से बात कर पाओ, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। फोर्थ, यूज प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो टोन है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या आपके सिंबल्स हैं आपके मैसेज के, आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो अच्छे हैं, प्रॉपर हैं और किसी भी इंसान को ऑफेंड नहीं करेंगे। फिफ्थ है प्रॉपर फीडबैक। सो कम्युनिकेशन का प्रोसेस सिर्फ तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर को आपका मैसेज समझ में आए। तो अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस बेटर करने के लिए आपको हमेशा अपने रिसीवर से फीडबैक लेना चाहिए कि आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या अच्छा किया और किस चीज पे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो जो इंप्रूवमेंट एरिया अगर आप उस पर अच्छे से काम करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे और आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा।
तो इसलिए प्रॉपर फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो कम्युनिकेशन ऐसा करो कि वो कंसिस्टेंट रहे, तो आपके जो आज के गोल्स है वो भी मीट हो, और आप जो फ्यूचर गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज है उनके बारे में भी बात करो, ताकि उनकी भी नीड्स मीट हो पाए। 7th, फॉलो अप कम्युनिकेशन। तो अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो फॉलो अप करते रहे अपने कम्युनिकेशन पे। ये नहीं है कि एक बार कुछ बोला और भूल गए उसको कि मैंने तो कर दिया कम्युनिकेट। नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल मैनेजर हो तो मेक श्योर करो कि आप अपने सबऑर्डिनेट से फॉलो अप करते रहो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उन्हें आंसर्स दो, और न्यू इंफॉर्मेशन देते रहो, न्यू इंस्ट्रक्शंस देते रहो। तो इससे फॉलो अप कम्युनिकेशन रहता है, और अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। 8th, बी अ गुड लिसनर। तो ये तो लाइफ में भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ अच्छी तरीके से बात करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दूसरे इंसान जो रिसीवर है उसकी बात सुनो। जब आप उसकी बात सुनोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। तो आप अच्छे से सुनो, अच्छे से फीडबैक लो, उनकी बात सुनो, और फिर उस हिसाब से उन्हें आंसर्स दो। तो ये बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कम्युनिकेटर टू बी अ गुड लिसनर। 9th, कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज। तो एक मैसेज अच्छा और इफेक्टिव सिर्फ तब है जब पूरी तरीके से या कंप्लीटली दिया जाए। ये नहीं है कि आपने आधी इंफॉर्मेशन दे दी और जो रिसीवर है वो गेस करते रह जाए कि रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है। नहीं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो एज अ सेंडर या एज द पर्सन हु इज टॉकिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने रिसीवर को सारे फैक्ट, सारे फिगर्स दो, ताकि उन्हें अच्छे से मैसेज समझ आ सके। लास्ट, ओपन माइंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कि दोनों पार्टीज, जो सेंडर भी हैं और रिसीवर भी हैं, वो दोनों ओपन माइंड रखें। कोई प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन ना करें, ये ना सोचे कि दूसरा इंसान बुरा है या झूठा है। वो लोग ये मेक श्योर करें कि वो अच्छे से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे के ओपिनियन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और सब कुछ सुन के उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करें और उस हिसाब से कम्युनिकेट करें। एंड विद दैट, ड्रम रोल प्लीज, we're actually done with this chapter. I am so happy and I'm so relieved. Phew. Tough day at work. I know this chapter was really long. 3 parts लग गए यार finish करने में. But needless to say, I'm genuinely so proud of you guys. Come on, you deserve a round of applause. Very good. I'm genuinely so happy हमारा ये chapter भी finish हो गया है. So we're done with chapter 7, directing of business studies. Good job, guys. I'm so proud. So proud. अब हमारा हाफ ईयरली के सिलेबस के पहले सिर्फ 8th चैप्टर बचा है, which is controlling, and it's pretty short. Actually, it's one of the shortest chapters of the syllabus, which is amazing, क्योंकि ये वाला काफी सारा था. Other than that, you know the drill. If you need anything, if you have any doubts, the comment section is there for you and I'm here for you. Anything you need at all. अगर notes चाहिए इस chapter के, so either go to the web app, वो description box में linked है, or you can ask me in the comment section and I will email you the PDF. उसके अलावा go to the web app, go practice the quizzes, go read the notes, ताकि अच्छे से revision हो जाए यार. Yeah. That's about it, is it not? Okay, so you know I'm always here for you, right? Good. So I will see you very soon for the next chapter, chapter 8. Until then, keep studying properly, keep growing, keep glowing like my shining little stars that you are. Okay? I'll see you again very soon. Bye. Take care.